हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एडिशन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए मैथ्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं फरवरी 2025 परीक्षा के गणित के सभी वो 20 प्रश्न जो एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे। इस 20 प्रश्नों को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि रेलवे का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ हर क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए दोस्तों सीखते हैं एक एक करके कि सबसे पहले जो है ना इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे हम। जो 10% है ना, इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। 10% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, यानी 1/10। 1/10, ठीक है। तो 10% की हानि हो रही है, यानी 10 रुपये पे कितने की हानि है? 1 रुपये की। 10 रुपये पे कितने की हानि हो रही है? 1 की। तो 10 वाली चीज़ कितने में बेच रहा है? 9 रुपये में। ये क्या है? सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी। ये सेलिंग प्राइस है उसका। यानी 10 रुपये की कोई चीज़ लेके आता है और वो 9 रुपये की बेचता है, तो उसको कितनी हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है, ठीक है। फिर देखते हैं कि किसी वस्तु को 450 में बेचने पे, तो ये क्या है? उसका विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य? दोस्तों ये है उसका विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि 450 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ से पता चला कि ये उसका विक्रय मूल्य है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? 9 रुपये। तो इस 9 का उसने मान क्या दिया है? ऐसे रखेंगे 450। 9 के बराबर क्या है? 450। ये इसका कितना गुना निकाल लो दोस्तों। 9×5 = 45, यानी 50 गुना है। अभी जो है इसका कॉस्ट प्राइस भी हम क्या करेंगे? इसको भी 50 गुना कर देंगे। 50 गुना कर देंगे, यानी कि 500। तो इसका उत्तर होगा 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए किसी काम को कितने दिन में लिख लेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्यारे दोस्तों टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम कितना है। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। ए यदि 10 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में ए कितना काम कर सकता है? 10×3 = 30, यानी 3 काम। रोज का यदि ए रोज 3 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 30 काम कर पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी यदि 15 दिन में पूरा काम करता है तो रोज का उसका कितना काम हो गया? 15×2 = 30, यानी रोज का वो 2 काम करेगा, तभी तो 15 दिन में 30 काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है इसको। फिर ये कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना है? 30। टोटल हमारा काम कितना है? 30। और रोज की रोज ए तो 3 करेगा और बी 2 करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर देंगे? 5 काम। 5 काम। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे? निकाल दो। 5×1 = 5, 5×6 = 30, यानी कि 6 दिन में। दोनों के दोनों काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्या आपको पहले क्लास में मैंने सिखा दिया है, बिल्कुल बेसिक से सिखाया था कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है, एक से शुरू होती है। एक से ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती है, अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है। लेकिन इसने कहा था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। तो पहली 1 है, 2 है, इसी प्रकार से 50। इसका इन्होंने क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो हमें क्या करना है? सबसे लास्ट वाली उठाएंगे और सबसे पहली, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो औसत निकल जाएगा, ठीक है। 50 + 1/2, 51/2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, पॉइंट के बाद फिर से 2×5 = 10, यानी 25.5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें औसत निकालना ना, और इक्वल अगर बीच के अंदर इक्वल अगर अंतर है सभी के बीच में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट संख्या को और पहली संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, उसका औसत निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी संख्या यहाँ से ले रहे हैं
तो पीछे से भी दूसरी संख्या ले लो, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, औसत फिर भी यही आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल लेना, लेकिन ध्यान रखना बीच के अंदर अंतर सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 1 का है, फिर 1 का है, फिर 1 का है। यदि अंतर समान है तभी हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, अंतर यदि 1 का चल रहा देखो आप, तभी हम कर पाएंगे कि लास्ट और 1 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो उसका औसत निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है कि 8,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना है, 8,000 है, और 5% की वार्षिक दर है, 2 वर्ष है, और साधारण ब्याज हमें बताना है। सीधा निकाल सकते हो कि 5%, क्योंकि साधारण ब्याज जो है इक्वल लगता है, प्रत्येक साल कितने भी साल हो साधारण ब्याज एक समान दर से ही बढ़ता है। तो 5% दर है, एक साल में 5% लग रहा है तो गुना 2, 2 साल में टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। तो इस 8,000 का हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे और ब्याज निकल जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए 8,000 का 10% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 1 शून्य से 1 कट गया यहाँ और 1 से ये कट गया, तो 800 रुपये, 800 रुपये क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। ब्याज क्या है, 800 रुपये है। ठीक है, ब्याज है 800 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलीकरण, ये सरलीकरण का है प्यारे दोस्तों, सरलीकरण का है। तो सबसे पहले क्या होता है, सरलीकरण में किस नियम का प्रयोग करते हैं हम, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का। ठीक है, यानी ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है, यदि कहीं ऑफ दिया है और गुणा का, उसके अंदर गुणा का भी निशान है और ऑफ का भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे ऑफ को, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम का आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को हल करो, 15 को इसे भाग दो, 15 छिक 90, 15 7 15 8 120। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है तो सीधा मल्टीप्लाई करो पहले, 8 प्लस 10 माइनस 5, 8 8 64। ठीक है, प्लस 10 और माइनस 5, 64 10 74 माइनस 5 यानी 69। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उसका योग 80 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3:5 है उनका अनुपात, तो एक मान लेंगे वही वो 3x होगी और दूसरी 5x होगी, दोनों को जोड़ दो, 5x होगी, दोनों को जोड़ दो, तो उसका योग क्या है, 80 है, इक्वल टू 80 रख लो। 5 और 3 8x हो गए, 5 और 3 8x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/8, 10 पे ये कटेगा। तो इसने कहा कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, x के साथ जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, x का मान यहाँ रख लो, तो बड़ी संख्या इसमें क्या आ गई, 50। ठीक है, बड़ी संख्या क्या आ गई, 50। छोटी पूछता तो 10 और 3 की मल्टीप्लाई होती है, यानी छोटी 30 है। ठीक है, छोटी 30 है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमें, 4πr² होता है दोस्तों। ठीक है, 4πr², 4πr² होता है। ठीक है, 4 पाई का मान रख लीजिए 22/7, r 7, फिर 7, r² लगाना है ना इसलिए। ठीक है, तो एक साथ से ये एक साथ काट दीजिए, 22 चौके 88, मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 8 56 असल 5, 7 8 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा ये, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल इसमें वर्ग में निकलेगा, वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसका होगा 7वें का। ठीक है, ये आया था, देखो आप ये नीचे मैंने है ना मेंशन करवा दिया है कि ये कौन सी शिफ्ट में आया है और कब। तो 6 फरवरी 2025 को ये शिफ्ट 1 में आया था।
ठीक है। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये। तो ये एक बार इस क्लास को ना बहुत अच्छे से देखना बगैर किसी स्किप किए हुए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। 400 का 25%, 400 का 25%, 50 का 50% कितना होगा? चलिए निकालते हैं। जैसे 400 का मैंने बताया था ना गुणा, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था बोर्ड मास वाले में, कि सरलीकरण वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें बताया था का मतलब गुणा। तो का 25%, 25%, या तो इसकी सीधी फ्रैक्शन लिख लीजिए या 25/100 लिख लीजिए, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं हमेशा ही। का, फिर का है तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 50/100 लिखो, का कितना होगा, ठीक है। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, इससे ये कटेगा और 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 50 होगा, ठीक है। ग्रुप डी 6 फरवरी 2025 शिफ्ट 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ना आंसर हमारा मीटर में है और समय सेकंड में है, तो हमें इसको क्या है, चाल को क्या है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। तो 72 को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से करते हैं, ठीक है दोस्तों, 18/5 से करते हैं। यदि ये 18/5 से क्यों करते हैं, 5/18 से क्यों करते हैं, ये चीज़ें सीखनी है तो बेसिक से हमारी क्लास डली हुई है इस चैनल पर, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि ये क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 5 चौके 20, तो 20 मीटर पर सेकंड चाल है होगी इसकी। जो रेलगाड़ी है उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई है, एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। चाल क्या है उसकी 20, चाल गुणा में समय, गुणा में समय होता है, ठीक है। लंबाई उसकी जो निकालना है अपने, दूरी जो निकालनी होती है उसी, और दूरी वही होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है, अगर यदि एक पोल को पार कर रहा है तो, ठीक है। पुल को या फिर स्टेशन को बोले तो थोड़ी अलग बात हो जाएगी, क्योंकि फिर ट्रेन और उस पुल की या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें ऐड हो जाती है, फिर वो दोनों की लंबाई वो दूरी मानी जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लंबाई जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। चलिए 20 गुणा में 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो इसकी टोटल ट्रेन की जो लंबाई है 300 मीटर है, 300 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसी क्वेश्चनों में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा हम लिख लेंगे सबसे पहले। चलिए अब क्या करेंगे, जो सीपी है यहाँ पे सीपी है, इस साइड में लेके आएंगे एसपी को, सीपी बटा एसपी हो जाएगा। हाँ यहाँ अभी एक शर्त रहेगी, एसपी बोलेगा कि भाई यदि मैं उधर जा रहा हूँ ना नीचे तो मेरा साथी अभी ऊपर रहेगा, यानी मेरा साथी एसपी का साथी कौन है 10, तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सीपी का जो साथी है उसको नीचे यहाँ जाना पड़ेगा, ये इनकी शर्त रहती है हमेशा के लिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है, ताकि आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान रखना जैसे मैंने बताया, ताकि हमेशा याद रहेगा आपको ये। चलिए अब ये कहता है कि लाभ प्रतिशत, अब ये देखो आप, कॉस्ट प्राइस ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये हो गया नीचे वाला। तो 10 रुपए की कोई चीज़ लेके आया, 15 की बेच दी, 10 की चीज़ लेके आया और 15 की बेच दी, कितना लाभ हो गया, 5 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पे लाभ हुआ, 10 रुपये पे, वो नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से निकल के आया हमारे 50%,
कि 50% का उसको जो है लाभ होगा। कितना लाभ हो गया? 50% का। यही उत्तर है बच्चों, 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री प्लस कोस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का जो है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। वहीं पर अगर कोस 60 डिग्री की बात करूं तो 1/2 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है प्यारे साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी होगी? इन तीनों का एलसीएम ही होगा। इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12, 15 और 20 का। तो 12, 15 और 20 का क्या एलसीएम होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 को 20 गुणे 1, आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैं, एलसीएम निकालना भी आ जाएगा। यदि मतलब 20, अब देखना है कि इस 20 को क्या ये भाग कर देंगे? नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं करेंगे तो 20 तो एलसीएम नहीं होगा। फिर देखते हैं 2 से 40 करते हैं, क्या 40 को ये भाग कर देंगे? नहीं, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 20 3 60। हाँ, अब जो 60 को ना 15 भी भाग कर देगा और 12 भी कर देगा, तो जो 60 है यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या लेके चलनी है और उसको मल्टीपल करते रहना जब तक कि वो 2 संख्या हो चाहे 4 हो, उसके अलावा उसको भाग ना कर दे। ठीक है, तो अभी इसने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी वह 60 ही होगी जिसको ये तीनों भाग कर देंगे। ठीक है, इसका उत्तर 120 भी हो सकता था यदि यहाँ छोटी से छोटी ना देता तो, क्योंकि 120 को भी ये पूरा पूरा भाग करेंगे क्योंकि 60 का ही मल्टीपल 120 है। लेकिन इसने यहाँ छोटी से छोटी दिया, इसलिए हमारा उत्तर सही होगा 60। ठीक है दोस्तों, चलिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना? 60 वर्ष है। लिख लेता हूँ सबसे पहले पिता और पुत्र। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो ये हमारा रहेगा वर्तमान का। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसने कहा 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है, यानी पिता की 4 है, पुत्र की 1 है, इसके 4 गुना है। पुत्र की आयु क्या है? और योग दिया इसने वर्तमान का, योग कहाँ का दिया? यहाँ का। तो यदि 5 वर्ष पहले जाएं तो यहाँ योग क्या आएगा? अगर 5 वर्ष पहले जाएं तो 5 साल ये छोटा था और 5 ये छोटा था, तो 10 साल इसमें से कुल योग का 10 साल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे योग इसका आ जाएगा 50। ठीक है, तो 4 और 1 5, पिता अगर 4x था तो पुत्र x था और इनका योग कितना था? 50 था। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ योग इसने दिया था वर्तमान का, इसमें से 10 हमने माइनस क्यों किए? क्योंकि 5 साल तो पुत्र छोटा था और 5 साल उस समय में पिता छोटा था। तो 4 और 1 5x, 5x इज इक्वल टू 50। तो x का मान क्या निकल के आ गया? 10। x का मान क्या आ गया? 10। तो इसने कहा था कि पुत्र की आयु क्या है, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की आएगी। x तो यहाँ माना ना हमने, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु थी 10 वर्ष, तो आज 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, आज कितना हो गया? 15 वर्ष का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें सीधा सा बता दूं कि क्षेत्रफल में 1% की कमी आएगी, कमी आएगी। ठीक है, हमेशा ही ऐसे में क्या होगा? पहले अगर 10% कोई धन बढ़ रहा है, फिर 10% उसको घटा रहे हैं, या 10% पहले वो किसी की कीमत को बढ़ा रहा है और 10% घटा रहा है, तो उसमें हमेशा ही 1% की कमी आएगी। यदि ऐसा 20-20% हो रहा है तो 2 दूनी 4,
4% की कमी आएगी। 30% हो रहा है तो 3 या 9% की कमी आएगी। यदि इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक जानना है ना तो हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें, वहाँ पे हम आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इसको हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस 10% की फ्रैक्शन ले लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है। अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हर बार ऐसा बताऊंगा तो 10% 1/10 हो गया, बढ़ा दी। तो आयत की लंबाई पहले हम मानेंगे कि भाई पहले आयत की लंबाई थी 10 से बढ़ाकर क्या कर दी 11 कर दी। फिर चौड़ाई जो थी ये लेंथ है, ठीक है। फिर विड्थ यानी कि चौड़ाई जो थी 10% घटाई है इसने। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, 10 से 1 घटा दी तो अब क्या कर दी 9। तो पहले 10 थी अभी हो गई 9, ठीक है। चौड़ाई इसने क्या करी है 10% घटाई है। चलिए निकालते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई ये है चौड़ाई ये तो 100, और अब लंबाई ये थी और अब बढ़ाने के बाद लंबाई ये हो गई और चौड़ाई जो है घटकर 9 हो गई। तो 11 9 99। तो कितना कम हो गया, पहले 100 था क्षेत्रफल अभी 99, तो 1 कम हो गया। कितने पे 100 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से ही भाग गुणा करेंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा ये, तो 1% आएगा इसका उत्तर, 1% की कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2 वर्ष के लिए 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों हर साल जो है ना ब्याज पे ब्याज भी लगता है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, लेकिन उसके बाद जो है उसमें बदलाव हो जाता है क्योंकि फिर वो ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ 1/10, यानी 10 रुपये का धन एक साल में बढ़ के 11 हो गया। 10 रुपये का धन एक साल में बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। लेकिन समय कितना है 2 साल है, तो 2 साल में इसी इसी साल से ये चलेगा। तो ऊपर क्या करेंगे घात लगा देंगे। तो 10 दाएँ 100, 11 11 121, यानी 100 रुपये वाला धन जो है एक बढ़कर 121 रुपये हो गया 2 साल में। तो कितने रुपए का ब्याज जुड़ा इसमें, कितने का जुड़ा 21 रुपये का, 21 रुपये का ब्याज जुड़ा है। ये हमें तो दिया है 10,000, ये क्या है मूलधन है, हमारा मूलधन 100 है तो इसके रखेंगे कि 100 के इक्वल क्या है 10,000 है, तो ये 100 गुना है, ठीक है। तो 21 को भी 100 गुना करेंगे। 21 हमारे हिसाब से ब्याज आया है तो इसको भी क्या कर देंगे 100 गुना कर देंगे, 2100 रुपये, ठीक है। ब्याज 2100 रुपये आएगा। और यदि वो पूछता ये अपना टोटल धन तो 121 को भी 100 गुना कर देते, 12,100 रुपये आ जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना शॉर्ट ट्रिक तो इसकी ये है, शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि ये 5 जो है ना, ये 5 जो है ना 5 हो चाहे यहाँ कुछ भी हो इसका वर्ग करो, और माइनस यहाँ यदि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ -2 कर दो, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ +2 कर दो। तो 5 5 25 -2, यदि शॉर्ट में काटना है तो 23, ठीक है। इस प्रकार की यदि आपको शॉर्ट में निकालना अगर सीखना है तो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो है मैं डाल दूंगा कभी, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक भी आना चाहिए आपको ना, शॉर्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट पे डिपेंड जो रहता है ना, शॉर्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है, ट्रिक्स ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है याद। वो जब भी काम आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ठीक पढ़ना भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें है ना दोनों तरफ, इसमें हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे इसमें 5, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे हम, ठीक है। चलिए
तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू, दोनों तरफ लगाना था हमें, ठीक है, इक्वल टू 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान हमें दे रखा है, इसका हमें मान जो है निकालना है, इसका मान जो हमें निकालना है, देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो चलिए ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो प्लस है ना ये बराबर की उस साइड जाएगा तब माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 2। तो यहाँ से ये 23 आया था बच्चों, यहाँ से ये 23 आया था, मैंने जो पहले ही आपको बता दिया था। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा, 23। इसी का हमें पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए मान लेते हैं, ए एक टंकी को कितने घंटे में भरता है, 6 में, और दूसरा इसे 12 घंटे में खाली कर देता है। दूसरा बी मान लेते हैं जो खाली करने वाला है, और कितने घंटे में, 12 घंटे में। यहाँ निशान लगाएंगे माइनस का, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये पानी निकाल रहा है, ये पानी भर रहा है। दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे, जब दोनों साथ एक साथ नल चलेंगे तो टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वो टैंक की वो देखेंगे कैपेसिटी कितनी है, कि टैंक में कितना पानी आ जाएगा। तो वही है कितना काम, तो एलसीएम निकालेंगे इसका भी। इसका एलसीएम आता है, सबसे बड़ा होता है, तो 12 गुणा 1 हमने लिया 12, 12 को ये भी भाग कर देगा, देख लिया हमने, तो फिर 12 ही एलसीएम होगा, ठीक है। 6 दूनी 12, यानी ये जो है 6 दिन में भरता है ना, तो एक दिन में 2 लीटर पानी डालेगा। ये अगर 12 दिन में खाली करेगा तो एक दिन में 1 लीटर पानी निकाल पाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि एक साथ चल रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये 2 लीटर डाल रहा है, ये 1 निकाल रहा है, तो अभी टैंक में कितना जा रहा होगा, 1 लीटर, 2 माइनस 1, यानी अभी टैंक में पानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लीटर जा रहा है। तो कुल 12 लीटर उसमें भरना है, 1 लीटर जा रहा है, तो कितने टाइम में, 12। तो 12 घंटे में वो उसको क्या है, फुल भर देंगे, अगर दोनों चलेंगे तो। साथ के साथ पानी निकलता भी रहेगा और साथ के साथ उसमें पानी डल रहा है, तो 12 घंटे लगेंगे। इसके बाद कितना, 8, 12, 15, 18, 22 का माध्य मीन ज्ञात करना है। माध्य और औसत एक ही चीज़ है बच्चों, माध्य इक्वल टू औसत, ठीक है प्यारे साथियों। तो औसत निकाल लो या माध्य एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइड बाय संख्या, डिवाइड बाय उसकी संख्या भी कितनी वो संख्या है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो, 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 40, 50, 55, 57, 67 और 8, 75, 75 सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 से इसको भाग करो, तो 75 डिवाइड बाई 5, 15 पे कटेगा, ठीक है। तो माध्य उसका क्या आएगा, 15 आएगा, मीन उसका क्या क्या आ जाएगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अब हम इसका अनुपात का जो है मान निकाल देंगे, ठीक है। 2:3:5 में है, तो सभी अनुपात को जोड़ लीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, ठीक है, 10, 10 का मान हमारा क्या है, 180, 10 का मान क्या है, 180, तो ये इसका कितना गुना है, 18, 18 गुना है, तो सभी को 18, 18 से अगर गुणा करेंगे ना तो वो आ जाएगा, जैसे 18 5 90, मुझे लगता है सबसे बड़ा ही पूछा था, तो सबसे बड़े का क्या हो गया, 18 5 90, 90 डिग्री का आएगा। अगर बीच वाला पूछ लेता, 18 3 54, उसका 54 आ जाता, और 18 दूनी 36, सबसे छोटा जो है 36 डिग्री का है, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 90, सबसे बड़ा पूछा था, इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा समझ नहीं आया ना, तो ऐसा है कि एक्स मान लो आप, 2x 3x 5x, तो 3 2 5 और 5 10x आ जाएगा, 10x
इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/10। 18 तो x का मान 18 आ गया, बस वो x का मान ही तो यहाँ रखा हमने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरलीकरण का नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण का। ये ग्रुप डी का 14 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड में आया था। ठीक है, जो शिफ्ट है सेकंड का वो पर्सन है ये सरलीकरण का। 625 का वर्ग होता है 25, 25 25 625। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट में निकालने का भी एक तरीका होता है, जैसे 625 का वर्ग निकालना ना, तो इसको हमें क्या करना, पीछे से जोड़े बनाना। अगर सिंगल बच गया तो आगे एक सिंगल रखो, बाकी नहीं तो जोड़ा है तो जोड़ा बना लो। अभी हम देखेंगे कि पीछे का एक अंक कौन कौन से में 5 आएगा। तो ये तो संभव है कि 5 में ही आएगा और किसी में नहीं आता, तो पीछे 5 आएगा। फिर हम देखते हैं इस 6 से छोटा रखो, ऐसे कौन से दो वर्ग करेंगे जब जिस वर्ग करने पे क्या जाए 6 से एक छोटा आए। तो 2 दूनी 4, तो 2 से आ रहा है, 3 तिया करेंगे तो 9 हो जाता है, इससे बड़ा, तो इसे छोटा रखो, तो 2 दूनी 4, तो ये 2। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक है, और इसके वर्ग की शॉर्ट ट्रिक निकालने की वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इसका 25 हो गया, प्लस 441 का क्या होगा, 21 21 441 होता है। ठीक है, 21 21 441 होता है। इसी को इसी तरीके से काट लो आप, 441, तो इसको भी ऐसे निकाल लो आप, जैसे या तो 1 से आएगा, छिक्कू छिक्कू 6 7 7 7 49 48 9 89, या 9 से आएगा। ठीक है, 2 से ही संभव है कि पीछे 1 आए। फिर 1 1 कम 1, ठीक है, 1 1 कम 1, यदि 1 लेते हैं तो फिर 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे छोटा रहेगा। फिर हम लेते हैं कि 2 दूनी 4, 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो यहाँ से छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 ऑलरेडी हो रहा है। और अगर 9 लेते हैं तो इसकी हासिल भी तो जुड़ेगी, अगर हासिल जोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए छोटे वाला इसके पीछे रखो, 2 के पीछे, तब 21 आ जाएगा। तो इस सबको जोड़ दो, 45 और 1 46। ठीक है ना, 46। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि गुणा से जैसा सा ना, इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कल, इसी प्रकार से रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे को लेकर हम पूरे 20 के 20 क्वेश्चन डेली के डेली हम करवाएंगे रेगुलर। तो आप है ना हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।